मैं मुएस्से सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जिनका मैं तारुफ जो है मैं अपने ही एक शेर से कराना चाहता हूँ। वक्त खुश्क पत्ता है, वक्त खुश्क पत्ता है, कभी भी टूट कर पलट जाता है। वक्त खुश्क पत्ता है, कभी भी टूट कर पलट जाता है। मैं बरगद हूँ, ख़िज़ा में खड़ा रहता हूँ। जी हाँ, ऐसी शख्सियत का नाम है डॉक्टर मुनाज़िर हसन। आप मुनाज़िर हसन हैं, आप सब जानते हैं, और इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं, और बिहार में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा वो। लेकिन अभी ये जदयू को छोड़ करके बिल्कुल आज़ाद घर पे बैठे हैं। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या अगला प्लान है, अब क्या, और मुस्लिम राजनीति कम से कम बिहार में तो इनकी इर्द गिर्द घूमती रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या, जेडीयू के बाद क्या है, क्योंकि अभी इसके इम्तहान और भी हैं। देखिए, जेडीयू के बाद हम जेडीयू से जब रिज़ाइन दिया तो हमने कहा कि हम अपने साथियों से जी राय लेकर के अगला कदम उठाने का काम करें। जी तो हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा है जी और हम वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ रह करके हम अपनी मिल्लत का, अपने कौम का जी कुछ भला कर सके। इसलिए कि जेडीयू हो या आरजेडी हो, इस तरह की जो लोकल पार्टियां हैं और जो तथाकथित सेकुलर हैं, इन लोगों ने आज तक मुसलमानों का वोट लिया रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर वोट लिया। लेकिन उसको जो इक़्तिदार में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो उनको इज्जत मिलना चाहिए, वो वक़ार उनको हासिल नहीं होता। आज भी आरजेडी के 4 मिनिस्टर हैं। आपको पता नहीं चलेगा किस मिनिस्टर का कौन विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है। ये लोग नाम के मिनिस्टर हैं। अच्छा विभाग इन लोगों ने अपने पास रखा है, और जो अक़लियत हैं, जो मुसलमान हैं, उनको फालतू का डिपार्टमेंट दे रखा है, जिसका न कोई वजूद है और जिसका न कोई ऑफिस है ज़िला के अंदर। ऐसे लोगों को रखा है। हमने पहले कहा कि मुसलमानों का इस्तेमाल ये लोग गरम मसाला के शक्ल में करते हैं। जिस तरह गरम मसाला को खाने में बड़ा मोहब्बत के साथ डाला जाता है, और गरम मसाला काफ़ी महंगा भी होता है, डाल दिया जाता है, और जब खाने का टाइम आता है चुन करके गरम मसाला को सबसे पहले फेंक दिया जाता है। तो मुसलमान गरम मसाला हो गए, और गरम मसाला की तरह इनका इस्तेमाल हो रहा है। हम वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ हम गरम मसाला नहीं, हमारी एक पहचान हो, हमारा एक वक़ार हो। हम वहाँ जाना चाहेंगे अपना। हालांकि मेरा इरादा तो था कि अपनी पार्टी बनाएं, और अपनी पार्टी बनाने के बाद हम कोई फैसला लें। लेकिन अपनी पार्टी बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो हम लोगों के पास नहीं है। साफ बात बता रहे हैं। जनाधार तो है ना सर? जनाधार है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, जो हम लोगों के पास नहीं है। और हमारी कौम ऐसी नहीं है, हमारी कौम जो पार्टी चलाने के लिए आगे बढ़ कर के मदद कर सके। इससे हमको, मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है कि हमको किसी न किसी के साथ जाना होगा, और वहीं से अपनी बातों को रखना होगा, वहीं से अपने हक और इंसाफ की बात हम कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ राजनीति में, पूरे भारत में ही, सिर्फ बिहार में ही नहीं, कि जब भी नेता बड़ा नेता बन जाता है अक़लियत में, फिर वो साइड में कर दिया जाता है, फिर कोई नया नेता को लाया जाता है। ये क्या राजनीति है? नहीं, इनको नेता चाहिए ही ना, इनको वोट चाहिए। नेता कहाँ है? नेता का आप
चार नेता का नाम बता दीजिए। हम आपसे पूछते हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बता दीजिए चारों मिनिस्टर जो बने हैं आरजेडी के, उनका नाम बता दीजिए आप हम। अब जब नाम नहीं बता सकते हैं मिनिस्टर का, तो उसी मिनिस्ट्री का और वैसे लीडरशिप का क्या मायने? अभी तक डॉक्टर साहब अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई। मदरसा बोर्ड के हालात क्या हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस तरह के जितने भी मुस्लिम इदारे हैं वो सब एक हाशिए पे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्पसंख्यक आयोग ही नहीं, मदरसा बोर्ड ही नहीं, उर्दू परामर्शदात्री समिति हो, उर्दू अकादमी हो, 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, कहीं तो बहाली नहीं है। हालांकि नीतीश जी के बारे में हम इतना जरूर कहेंगे कि वो सेकुलर नेता हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो भी इन लोगों के साथ मिल करके आरजेडी के साथ जिनको भगाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गया, हम लोगों ने बहुत उसके लिए जिहाद किया, और आज फिर जेडीयू उसी आरजेडी के साथ खड़ी हो गया, तो क्या करिए? अभी बहुत सारे ऐसे मुसलमान नेता हैं जो अभी हाशिए पे हैं, अलग अलग पार्टियों से जो पूरी ज़िंदगी दी और छोड़ के फिर चले गए, और कहीं धूल खा रहे हैं, जैसे कोई किताब कहीं पड़ी रह जाती है और ख़राब हो जाती है बगैर पढ़े हुए। क्या उनको लेकर के जो है अब आप आगे बढ़ेंगे? ठीक है, पार्टी नहीं, उनके शक्ल में एक साथ में आकर के कुछ एक नया रास्ता बने, जिससे कौम का भी रास्ता बने, मुसलमानों के लिए भी कुछ राजनीतिक संविधानिक जितने भी जो अधिकार हैं उनको वहाँ तक मिल पाए, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि वैसे लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जिनका गर्द गुबार पड़ गया है, जी। ऐसे लोगों को हम चाहे इकट्ठा करें, चुन से लाएँ और उनका सही इस्तेमाल करें, और सबको मिला करके ताकत बनाने का कोशिश करें, हमारी कोशिश करें। नेशनल लेवल पे भी जितने इदारे हैं वो मैं साफ बात करता हूँ, वक्फ बोर्ड हो या जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अगर इतिहास तारीख उठाकर देखेंगे तो बगैर रीढ़ वाले लोग को बैठा दिया गया है शुरू से अभी तक। तरह तरह के उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। क्या ये वजह आपको लगती है कि दाढ़ी और टोपी वाले जो मौलाना हैं, जो इमाम थे, वो इमामत छोड़ करके सियासत में आ गए, और जो सियासतदां थे वो अब ना इमामत कर रहे हैं ना सियासत कर रहे हैं? क्या ये भी एक परेशानी है? यही तो बदनसीबी है। बदनसीबी ये है कि दाढ़ी और टोपी देख करके लोगों को बैठा दिया जाता है, जिनके पास कोई रील नहीं होता, सिर्फ अपने लिबास से वो मुसलमान दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह से स्पाइनलेस लोगों को लाने के बाद उनको जगह दिया जाता है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? उस स्पाइनलेस लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कौम को भला करेगा? वो तो अपने भलाई के लिए जी हुजूरी करता रहता है, और कौम का कहीं को भला होने को नहीं। अभी 10 या 12 तारीख की बातें चल रही कि काफ़ी मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, एक मीटिंग पटना में की जाएगी। क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप शामिल हैं उसमें? हमको जानकारी मिली है, लोगों ने जानकारी दी है। तो 12 तारीख को असल हम बम्बई में हैं, तो अगर 12 तारीख को हुआ तो हम शामिल तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन हमारी नए ख्वाहिशात उस मीटिंग के साथ है। हमारा वेल विशेष है। हम बाद में फिर जो मीटिंग होगी उसमें ज़रूर शामिल होंगे। इंडिपेंडेंट आप इतनी बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल किया, आपके करियर का सबसे बड़ा, और इतिहास में मेरे ख्याल से कोई इंडिपेंडेंट जो है बिहार की, कम से कम राजनीति में तो कहा जा सकता है बहुत कम ऐसे शायद ही कोई हों, मुझे मेरे ज़हन में तो नहीं है, जो जीत करके आए हों। तो क्या एक इंडिपेंडेंट भी एक मोर्चाबंद एक तरीका हो सकता है जो बाद में अलायंस किया जा सकता है सारे लोगों को मिल करके? हाँ, वो कहे ना हो सकता, लेकिन उसके लिए तो पार्टी बनाना पड़ेगा ना। पार्टी नहीं बनेगा
आप देखिए छोटी छोटी जात के लोग, जिनका वोट 2% है, जिनका वोट 3% है, इन्होंने अपनी पार्टी बना जी। और वो समझौता कर रहे हैं। वो समझौता करके 2 सीट 3 सीट पर ही सही, जी। लेकिन अपना एक इंफरादियत तो है, अपना एक वजूद का कायम कर लिया और ज़रूरत उसी की। लोग ओवैसी को गाली देते हैं, लेकिन हम इतना तो कहें कि ओवैसी कम से कम उन मुद्दों को तो उठाते हैं जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत किसी में नहीं है। आप ओवैसी से हाथ मिलाइए, ओवैसी से हाथ मिला करके हम सेकुलर पार्टियों को दावत देते हैं कि ओवैसी से हाथ मिला। ओवैसी उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, जी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भले उनको बीजेपी के बीच में करके उनके वजूद को नकारने की कोशिश की जाए, जी। ये अलग बात है। ये और भी जो जात की पॉलिटिक्स करते हैं, जितने भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता है? लेकिन मुसलमान अगर एक होकर के एक पार्टी बना कर सोचता है कि लड़े, मैं एमआईएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ भारत के इतिहास में अभी तक जो भी छोटे, क्योंकि और भी यूपी में बहुत सारी पार्टी खड़ी हुई है, उनको बी टीम कहा जाता है। क्या ये एक साजिश का हिस्सा है या सचमुच भाजपा को फायदा करने के लिए ऐसा मुसलमान पार्टी बना के कुछ करते हैं? आपको क्या लगता है? दो ये साजिश का हिस्सा। कल हम भी अपनी पार्टी बना लें तो लोग कहें कि बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम। आखिर हम अपने सवालात उठाएंगे कि नहीं उठाएं? क्या हमारे सवालात से जो यहाँ की तथाकथित सेकुलर पार्टी है, उनके छाती में दर्द होता है जिसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते हैं। उनको तकलीफ होता है, उनका वोट वो सीट हारते हैं, लेकिन सीट हारते हैं तो अपने करने से हारते हैं। उन्होंने हक हकूक नहीं दिया, उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दिया, उन्होंने सत्ता में वाजिब जो हमारा हिस्सा होना चाहिए उससे इनहराफ करने का काम किया। ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को एक लम्हे फिक्रिया है जिस पर गौर करना चाहिए। जनता जो आपके समर्थक रहे हैं वो इंतज़ार में है, मुंतज़िर हैं आपके कि आप क्या कदम उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को? हमारे संग अपने समर्थकों को कहना चाहेंगे थोड़ा इंतज़ार कीजिए और अपनी गोलबंदी, अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए, अपनी क़यादत पैदा कीजिए। दूसरे का झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करने से थोड़े से फ़ायदा के लिए आपका कुछ भला होने वाला नहीं। इसलिए अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप पैदा करें, यही हम अपने आवाम से, अपनी जनता से कहना चाहते हैं। उस्ताद अमर जलालवी का एक शेर है, उस तरफ बज़्म में साक़ी ने बिठाया है हमें, उस तरफ बज़्म में साक़ी ने बिठाया है हमें, हाथ फैलाऊं तो जाता नहीं पैमाने तक। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।